मानव स्वभाव की ना एक बड़ी ही दिलचस्प बात है। मतलब जब भी कोई बड़ा खतरा या तूफान सामने आता है तो हमारी पहली इंस्टिंक्ट होती है छिप जाना या अपनी कीमती चीजों को छिपा देना। बिल्कुल, एकदम यही। जैसे अगर मौसम विभाग ने किसी भयंकर तूफान की चेतावनी दी है तो लोग क्या करते हैं? लोग भागेंगे और अपना सारा सामान अंदर रख लेंगे। हाँ, आंगन में रखा कीमती सामान हो, नई साइकिल हो या गाड़ी, सब जल्दी जल्दी गराज के अंदर और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा देते हैं ताकि तूफानों से छू भी ना सके। ये तो खुद को बचाने का एक बहुत ही पुराना तरीका है। सही कहा। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम ठीक इसी छिपम छिपाई वाली मानसिकता पर बात करने वाले हैं। पर यहाँ कोई मौसम वाला तूफान नहीं है। हाँ, यहाँ हम कानूनी तूफान की बात कर रहे हैं। जी, जब पारिवारिक विवादों के कारण मेंटेनेंस यानी भरण पोषण का मुकदमा सामने आकर खड़ा हो जाता है, उस तूफान की बात कर रहे हैं। और इस विषय पर हमारे पास आज मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स का एक बहुत ही शानदार और विस्तृत विधिक विश्लेषण है। इस स्रोत का टाइटल ही है एलिमनी या मेंटेनेंस केसेस में फ्रॉडुलेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डिफेंस। तो आज की इस चर्चा का हमारा मेन मकसद यही समझना है कि जब लोग लीगल डिस्प्यूट के दौरान अपनी प्रॉपर्टी छुपाने की चाल चलते हैं, वही गराज में सामान छुपाने वाला फंडा। हाँ, वही। तो क्या कोर्ट के सामने ये ट्रिक सच में काम आती है या फिर ये पूरा दांव उल्टा पड़ सकता है? मैं एज अ होस्ट इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। बिल्कुल, चलिए इस लीगल और साइकोलॉजिकल उलझन को थोड़ा खोल कर समझते हैं, क्योंकि लोग अक्सर घबराहट में आकर गलत कदम उठा लेते हैं। तो एक सिनेरियो सोचिए, एक आदमी को अचानक से मेंटेनेंस का लीगल नोटिस मिलता है और वो घबरा जाता है। हाँ, बहुत बुरी तरह। और उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है कि अगर मेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी ही नहीं होगी तो मुझे पैसे कहाँ से देने पड़ेंगे। लॉजिकल लगता है सुनने में, है ना? तो वो तुरंत भागता है रजिस्ट्रार के पास, अपना घर, जमीन जो भी है सब अपने माता पिता या किसी रिलेटिव के नाम ट्रांसफर कर देता है। मतलब उसने अपना सारा सामान गैराज में डाल दिया? एकदम। और अब कागजों पर वो इंसान बिल्कुल खाली हाथ है। तो लीगल दुनिया में इस पेपर ट्रांजैक्शन को कैसे देखा जाता है? देखिए, यही पर ना आम लोगों की सोच और कानूनी सच्चाई के बीच का सबसे बड़ा अंतर दिखता है। अच्छा, वो कैसे? आम धारणा ये होती है कि जो कागज पर लिखा है वही कानून है, वही पत्थर की लकीर है। मतलब कोर्ट सिर्फ रजिस्ट्री नहीं देखता? नहीं, बिल्कुल नहीं। जज सिर्फ ये नहीं देखते कि आज की डेट में प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, वो उस व्यक्ति की एक्चुअल फाइनेंशियल कैपेसिटी और उस ट्रांसफर के पीछे के इंटेंट को देखते हैं। इंटेंट यानी इरादा? हाँ, इरादा। अगर इंटेंशन गलत है तो कोर्ट उसे पकड़ लेती है। वेट, मैं यहाँ एक लीगल चैलेंज रखना चाहूंगी। जी बताइए। देखिए, अगर प्रॉपर्टी के कानून की बात करें तो पेपर है ना। अगर लीगली प्रॉपर्टी माता पिता के नाम कर दी गई है तो टेक्निकली वो आदमी अब उस प्रॉपर्टी का मालिक रहा ही नहीं, उसका कोई हक नहीं है उस पे। टेक्निकल रूप से हाँ। तो फिर अदालतें तो सबूतों और डॉक्यूमेंट्स पर चलती हैं। कोई जज किसी ऐसे इंसान को पैसे देने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है जो किसी चीज का मालिक ही नहीं है? ये तो प्रॉपर्टी राइट्स के खिलाफ लग रहा है मुझे। ये तर्क बहुत नेचुरल लगता है और सच कहूं तो यही वो गलतफहमी है जिसके भरोसे लोग अपनी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करते हैं। तो क्या ये गलतफहमी है? बिल्कुल। टेक्निकल रियलिटी और जुडिशियल रियलिटी में बहुत बड़ा फर्क होता है। कोर्ट किसी जादूगर के शो की तरह काम नहीं करती। जादूगर का शो मतलब जिसे एक जादूगर स्टेज पर एक हाथ से सिक्का गायब कर देता है, पब्लिक तालियां बजाती है क्योंकि सिक्का दिख नहीं रहा। हाँ, ट्रिक होती है वो तो। बस सब जानते हैं कि सिक्का वहीं कहीं है, सच में गायब नहीं हुआ। अदालतें इस नजरों के धोखे को पकड़ने में बहुत एक्सपर्ट होती हैं। ओह वाओ! तो कोर्ट इस धोखे को लीगल लैंग्वेज में क्या कहती है? एडवोकेट अमन बाजपेयी जी इस पॉइंट पर बहुत क्लियर है। वो बताते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी सिर्फ लीगल ड्यूटी से बचने के लिए ट्रांसफर की गई है, जैसे मेंटेनेंस ना देना पड़े, एग्जैक्टली, तो कानून उसे नॉर्मल या वैलिड ट्रांसफर नहीं मानता। इसे कानून में फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर यानी धोखाधड़ी पूर्ण हस्तांतरण कहा जाता है। अच्छा, तो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर की कैटेगरी में आ जाता है ये। पर कोर्ट को पता कैसे चलता है कि ये फ्रॉड है या जेन्युइन? टाइमिंग। अदालत सबसे पहले ट्रांजैक्शन की टाइमिंग देखती है। क्या ये प्रॉपर्टी केस शुरू होने के ठीक पहले ट्रांसफर हुई है या नोटिस मिलने के तुरंत बाद हुई हो? हाँ, और कोर्ट ये भी देखती है कि जिसको प्रॉपर्टी दी गई क्या उसने कोई एक्चुअल पैसे चुकाए हैं या बस गिफ्ट के नाम पर दे दिया गया, फ्री में ट्रांसफर कर दिया, राइट? बिल्कुल। अगर कोर्ट को लगता है कि ये सब सिर्फ पैसे ना देने की एक चाल है तो कोर्ट के पास पावर है कि वो उस टेक्निकल कागजी पर्दे को हटा दे। क्या बात कर रहे हैं? मतलब रजिस्ट्री को बाईपास कर सकती है कोर्ट? हाँ, उसके पीछे की असली नीयत को देखने के लिए। कोर्ट ये मानकर शांत नहीं बैठती कि ओह बेचारे के पास तो कुछ बचा ही नहीं।
ये तो बड़ा ही दिलचस्प सिस्टम है। मतलब लोग जो इतनी तगड़ी टेक्निकल दीवार खड़ी करते हैं, जज की दूरबीन उस दीवार के आर पार देख लेती है। एकदम सही कहा। लेकिन अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है। क्या? जब अदालत उस पर्दे के पीछे देख लेती है और उन्हें समझ आ जाता है कि प्रॉपर्टी जानबूझकर छुपाई गई है, तब होता क्या है? तब जो होता है वो उस व्यक्ति के लिए काफी भारी पड़ता है। मतलब क्या, कोर्ट सिर्फ उस ट्रांसफर को इग्नोर कर देती है या इसका कोई फाइन या नुकसान भी झेलना पड़ता है? इसका रिजल्ट बहुत ही सीरियस होता है। इसे हम बैकफायर इफेक्ट कह सकते हैं। और किसी भी लीगल डिस्प्यूट में फंसे इंसान को ये पता होना ही चाहिए। तो बैकफायर कैसे करता है ये? जब कोर्ट ये समझ जाती है कि डॉक्यूमेंट्स के साथ झोल किया गया है, तो जज सिर्फ आज का बैंक बैलेंस नहीं देखते। तो क्या देखते हैं? कोर्ट एक कदम पीछे जाती है। वो उस इंसान की पुरानी आर्थिक स्थिति यानी पास्ट फाइनेंशियल स्टेटस की बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पास्ट फाइनेंशियल स्टेटस की इन्वेस्टिगेशन, ये कानूनी प्रोसेस में एक्चुअल में होता कैसे है? देखिए, इसका मतलब है कि केस शुरू होने से पहले वो व्यक्ति कैसी लाइफ जी रहा था, कोर्ट इसका हिसाब मांगती है। अच्छा, उसकी लाइफस्टाइल? हाँ, अदालतें हवा में तो फैसले करती नहीं, उन्हें ठोस सबूत चाहिए। तो वो पूछते हैं कि इसकी लाइफस्टाइल कैसी थी, इसके पुराने बैंक स्टेटमेंट्स क्या कह रहे हैं, राइट। पिछले 3 या 5 सालों में इसने कितना इनकम टैक्स भरा है, क्या ये रेगुलर फ्लाइट से ट्रैवल करता है, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह भी देखते होंगे। बिल्कुल, क्या उसके क्रेडिट कार्ड के बिल्स उसकी आज की गरीबी से मैच कर रहे हैं जो वो कोर्ट में दिखा रहा है। कोर्ट इन सभी फाइनेंशियल फुटप्रिंट्स का बारीकी से विश्लेषण करती है। वाह, यानी अदालत एक तरह से पूरी फाइनेंशियल फोरेंसिक जांच कर रही है वहां पर। हाँ, और बहुत स्ट्रिक्टली। वो सिर्फ ये नहीं सुन रहे कि आदमी आज क्या रोना रो रहा है, बल्कि ये देख रहे हैं कि पास्ट में पैसा कहाँ और कैसे खर्च हो रहा था। ठीक पकड़ा आपने। और एडवोकेट अमन बजपाई जी ने इस एनालिसिस में एक बहुत अहम बात हाईलाइट की है। वो क्या? वो बताते हैं कि जब इन फोरेंसिक सबूतों से ये क्लियर हो जाता है कि प्रॉपर्टी जानबूझकर छुपाई गई है, तो ये चाल उस इंसान को बचाती नहीं है, उल्टा फंसा देती है। हाँ, ये उसी व्यक्ति के खिलाफ एक बहुत स्ट्रांग सबूत बन जाता है। लीगल लैंग्वेज में इसे एडवर्स इन्फ्रेंस यानी प्रतिकूल अनुमान कहा जाता है। एडवर्स इन्फ्रेंस, इसको अगर मैं किसी स्पोर्ट्स की एनालॉजी से समझाऊं। हाँ, बताइए। मान लीजिए फुटबॉल का मैच चल रहा है, एक खिलाड़ी पर बहुत प्रेशर है, ऑपोजिशन वाले गोल करने के लिए उस पे अटैक कर रहे हैं। अब वो घबरा जाता है और सिर्फ खुद को बचाने के चक्कर में वो बॉल को इतनी जोर से किक मारता है कि बॉल सीधे उसी के अपने गोल पोस्ट में चली जाती है। हाँ, वही जिसे कानूनी या खेल की भाषा में सेल्फ गोल कहते हैं। बिल्कुल, सेल्फ गोल। ये सेल्फ गोल वाला एग्जाम्पल इस लीगल सिचुएशन पर परफेक्टली फिट बैठता है। मेंटेनेंस केस में अपनी प्रॉपर्टी छिपाना कानूनी दुनिया का सबसे बड़ा सेल्फ गोल है। मतलब वो सोच रहा है कि मैं बच गया, पर असल में उसने अपना ही नुकसान कर लिया। हाँ, आदमी सोचता है कि उसने खुद को इकोनॉमिकली सेफ कर लिया, लेकिन असल में वो अपने ही खिलाफ सामने वाले का केस मजबूत कर रहा होता है। और मुझे लगता है पैसों से भी ज्यादा ना यहाँ नुकसान क्रेडिबिलिटी का होता है, विश्वसनीयता का। 100% सही बात है। एक बार जज के दिमाग में बैठ गया कि ये इंसान झूठ बोलता है या डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी करता है, वो बस गेम ओवर समझिए। वही ना। उसके बाद अगर वो इंसान सच में भी कोई परेशानी बताएगा तो जज उस पर शक ही करेंगे। ये लीगल प्रोसीडिंग्स का बहुत ही कड़वा सच है। कोर्ट का ट्रस्ट खो देना किसी भी केस को हारने का पहला और सबसे बड़ा स्टेप होता है। इसीलिए सीनियर एडवोकेट मनीष शुक्ला जी के इतने लंबे एक्सपीरियंस से जो एक निष्कर्ष निकलता है वो यही है कि इस छिपम छिपाई वाली ट्रिक को हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर एक पूरी तरह से फेल स्ट्रैटेजी है। अच्छा, देखिए मैं यहाँ ना एक और बड़ी चैलेंज रखना चाहूंगी। बिल्कुल, पूछे। अगर प्रॉपर्टी छिपाना सेल्फ गोल है तो ठीक है, सही स्ट्रैटेजी क्या है फिर? सोर्स में कहा गया है कि अपनी आमदनी और प्रॉपर्टी का एकदम ऑनेस्ट फाइनेंशियल डिस्क्लोजर करना चाहिए। जी, पूरी ईमानदारी के साथ। पर 1 मिनट के लिए प्रैक्टिकली सोचिए। अगर कोई आदमी अच्छी खासी सैलरी कमाता है और वो अपनी इनकम, अपनी प्रॉपर्टीज, बैंक बैलेंस सब कुछ बिना 1 पैसे का झूठ बोले जज के सामने रख दे, ठीक है, तो क्या वो एक तरह से ऑपोजिशन के लॉयर के हाथ में बंदूक नहीं थमा रहा? लगता तो ऐसा ही है। वही ना, सामने वाला लॉयर तो वही लिस्ट दिखाएगा और कहेगा, देखिए जज साहब, इनके पास इतना अंधा पैसा है, इनको तो और ज्यादा मेंटेनेंस देना चाहिए। हाँ, ये डर सबको होता है। तो फिर ये ईमानदारी डिफेंस कैसे हुई? ये तो लिटरली आओ मुझे मारो वाली बात हो गई। आपका सवाल बहुत लॉजिकल है।
और यही वो डर है जिसकी वजह से आधे से ज्यादा लोग फ्रॉड ट्रांसफर्स करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन यहीं पर हमें लीगल स्ट्रैटेजी के डेप्थ को समझना होगा। ईमानदारी से अपनी डिटेल्स देने का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को आपका शिकार करने दे रहे हैं। तो फिर इसका क्या मतलब है? दरअसल जब कोई अपनी फाइनेंशियल रियलिटी इफेक्टिवली और ऑनेस्टली डिस्क्लोज करता है तो वो अदालत के सामने अपना एक कंट्रोल्ड नैरेटिव सेट कर रहा होता है। कंट्रोल्ड नैरेटिव, इसे थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझाइए। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप कोर्ट को अपनी इनकम बता रहे हैं तो आप छिप कर नहीं बल्कि छाती ठोक कर अपनी लाइबिलिटीज यानी अपने खर्चे भी बता रहे हैं। ओह। जब आप अपनी सैलरी स्लिप देते हैं तो आप वही एफिडेविट में ये भी क्लियर करते हैं कि देखिए जज साहब, मुझ पर इतना एजुकेशन लोन है, इतना होम लोन चल रहा है, राइट। मेरे बूढ़े माता पिता के मेडिकल का इतना बड़ा खर्चा है और मेरे खुद के बेसिक जीने के इतने एक्सपेंसेस हैं। अब जब कोई इंसान सच बोलता है ना तो उसके इनकम और खर्चे आपस में परफेक्ट मैच करते हैं। कानून इस चीज को समझता है। कानून बहुत अच्छे से समझता है। कोर्ट को दिख जाता है कि ये व्यक्ति एक रैशनल, समझदार इंसान है जो जुडिशरी की रिस्पेक्ट कर रहा है। अच्छा, इसको अगर हम किसी बड़ी कंपनी के एग्जाम्पल से देखें। हाँ, बनाइए अनवर जी। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जिसका पूरा फाइनेंशियल ऑडिट हो चुका है और वो एक शीशे के घर में, ग्लास हाउस में ऑपरेट कर रही है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। हाँ, जब सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, इनकम और खर्च का एक एक बिल टेबल पे रखा है, तो ऑपोजिशन वाला आकर ये हवा में दावा नहीं कर सकता कि अरे इस शीशे के घर में तो कोई गुप्त खजाना छिपा है। वाह, क्या सही एग्जाम्पल दिया आपने। क्योंकि सब कुछ तो सामने दिख रहा है ना, बहस की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। एकदम सही है। और इस स्ट्रैटेजी का एक दूसरा एस्पेक्ट भी है जिस पर मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स की इस रिपोर्ट में बहुत जोर दिया गया है। वो क्या है? ट्रांसपेरेंट होने का मतलब सिर्फ अपनी सिचुएशन को क्लियर करना नहीं है। लीगली स्ट्रॉन्ग डिफेंस तब बनता है जब आप सामने वाले पक्ष यानी वाइफ की फाइनेंशियल स्टेटस को भी ठीक से रिकॉर्ड पर लेते हैं। अच्छा, यानी मेंटेनेंस मांगने वाले की हकीकत भी कोर्ट के सामने लाना। ये प्रोसेस कैसे काम करता है और इसका इफेक्ट क्या होता है? सोर्स के मुताबिक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी ये होती है कि पत्नी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, उसके वर्किंग कैपेसिटी और प्रेजेंट सिनेरियो को सॉलिड प्रूफ्स के साथ कोर्ट में लाया जाए। ओके, जैसे अगर उसने पीएचडी की है या एमबीए किया है। हाँ, अगर पत्नी हाईली एजुकेटेड है, जॉब करने के लायक है या शायद पहले से ही कहीं जॉब कर रही है और पैसे कमा रही है, तो इन फैक्ट्स को जज कर नोटिस में लाना बहुत जरूरी है। भारत की अदालतें आजकल इस कॉन्सेप्ट पर बहुत क्लियर है कि मेंटेनेंस का ऑब्जेक्टिव किसी को पनिश करना नहीं है। तो फिर बेसिक पर्पस क्या है कोर्ट का इसमें? बेसिक पर्पस सिर्फ ये इंश्योर करना है कि कोई भी पार्टी बेसहारा या डेस्टिट्यूट ना रह जाए। ये कोई लॉटरी थोड़ी है कि एक तरफ वाला दूसरे की पूरी प्रॉपर्टी ले उड़ेगा। हाँ, लॉजिकली तो कोर्ट बैलेंस ही बनाएगी ना। बिल्कुल। जब एक साइड अपनी आमदनी को लेकर एकदम ईमानदार होता है और साथ ही रेशनली दूसरी साइड की कैपेबिलिटीज को सामने रखता है, तो कोर्ट उस केस को बहुत सिंपैथी और लॉजिक के साथ सुनती है। राइट। और इसके उलट जो झूठ बोलकर फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर का सहारा लेता है, वो सिस्टम का मजाक उड़ा रहा होता है। कोर्ट्स ऐसा कंडक्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हैं। ये बहुत ही गहरी बात है। आखिर में कोर्ट में बैठे जज कोई कंप्यूटर तो है नहीं जो बस डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हैं। हाँ, वो इंसान है। वो इंसान है जो दो लोगों के बीच के झगड़े को डीपली देख रहे हैं और वो ये नोट कर रहे हैं कि कौन सा पक्ष सिस्टम के साथ ईमानदारी दिखा रहा है। ट्रांसपेरेंसी कोर्ट को ये गारंटी देती है कि आदमी भाग नहीं रहा बल्कि एक फेयर सोल्यूशन चाहता है। Exactly. और यही इस विधिक विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे है। शॉर्ट टर्म फायदे के लिए किए गए प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स लॉन्ग टर्म में कभी भी काम नहीं आते। ये सिर्फ आपकी लीगल पोजीशन को और बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अगर मैं इस पूरी गहरी चर्चा को समराइज करना चाहूँ तो आज हमने इन सोर्सेस से सबसे बड़ी बात क्या सीखी? कि कानूनी तूफान से डरना नहीं चाहिए। मेंटेनेंस के केस में घबराकर प्रॉपर्टी किसी और के नाम करना, यानी उस गराज में सामान डालकर ताला लगाना, एक फ्लॉप आइडिया है। कोर्ट्स के पास ऐसी दूरबीन है, ऐसी फोरेंसिक ताकत है जो किसी भी मोटी कागजी दीवार के आर पार देख सकती है। बिल्कुल। कोर्ट हमेशा प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के उस असली इरादे या इंटेंट को डिकोड कर लेती है। आदमी की लाइफस्टाइल, पुराने स्टेटमेंट्स, उसकी फ्लाइट्स, ये सब चीजें चीख कर सच उगल देती हैं कि कौन कितना कमाता है। और अगर अदालत में आपका फ्रॉड पकड़ा गया तो ये एक भयानक सेल्फ गोल साबित होगा।
रिलायबिलिटी जमीन पर आ गिरेगी, एडवर्स इन्फ्रेंस लगेगा और केस पूरी तरह उलझ जाएगा। इसीलिए ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल डिस्क्लोजर ही सबसे सेफ और स्मार्ट रास्ता है। सही कहा। लेकिन इन सब लॉजिकल बातों के बाद सोर्स मटेरियल के एंड में एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। हाँ, वो सवाल काफी डीप है। हमने ये तो मान लिया कि फ्रॉड ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, पर इंसान घबराहट में गलतियां को करता ही है ना। करता तो है। तो मान लीजिए किसी ने पैनिक में आकर ऑलरेडी अपनी सारी प्रॉपर्टी दोस्तों या रिश्तेदारों के नाम कर दिए। हाँ, उसने वही स्टूपिड लीगल सेल्फ गोल ऑलरेडी कर दिया है। अब क्या होगा? वही तो, अब क्या होगा? क्या पत्नी जो मेंटेनेंस मांग रही है वो उस ट्रांसफर को चैलेंज करके उसे ऑफिशियली कैंसिल या वॉइड करा सकती है? क्या एक बार ट्रांसफर हो चुकी प्रॉपर्टी, जिस पर अब टेक्निकली किसी थर्ड पार्टी का नाम चढ़ चुका है, क्या कानून के लंबे हाथ उस प्रॉपर्टी को वापस खींचकर ला सकते हैं? ये एक बहुत ही वैलिड लीगल क्वेश्चन है। क्या एक कागजी रजिस्ट्री अदालत के एक स्ट्रोक से 0 यानी 0 हो सकती है? ये सच में एक ऐसी पहेली है जो इस टॉपिक को और गहरा बना देती है, और सच कहूं तो इस पर डीपली सोचा जाना चाहिए। बिल्कुल, इस पर विश्लेषण होना चाहिए। तो आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के साथ हम आगे भी मिलते रहेंगे। और हमेशा याद रखिए, लीगल लड़ाइयों में सच को छिपाने की चालाकी से ज्यादा दम उस सच को ट्रांसपेरेंसी से सामने रखने में होता है।